चलिए देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बता के कहाँ तक पहुँचे थे, H1N1 से कौन होता है, H1N1 किससे होता है, तो विषाणु से होता है। किससे होता है, विषाणु से होता है। थोड़ा इसका डिस्कशन सुन लीजिए, विषाणु से होता है। H1N1 किससे होता है, H1N1 को हम क्या बोलते हैं, स्वाइन फ्लू बोलते हैं। और ठीक है, स्वाइन फ्लू किसको बोलते हैं, H1N1 को स्वाइन फ्लू बोला जाता है। बर्ड फ्लू किसे बोला जाता है, बोलिए, H5N1 को क्या बोलते हैं, बर्ड फ्लू बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाना माना साहित्यिक समारोह कहाँ होता है, कहाँ, जयपुर में। थोड़ा इसका डिस्कशन सुन लीजिएगा, कहाँ होता है, जयपुर में। जयपुर साहित्य समारोह के लिए जाना जाता है। जयपुर में प्रति वर्ष साहित्यिक समारोह होता है और जयपुर को क्या बोला जाता है, गुलाबी शहर बोला जाता है। जयपुर क्या बोलते हैं, गुलाबी शहर बोलते हैं। अरे कभी सोचते हैं कि जयपुर को जो आखिर क्यों कहा जाता है गुलाबी शहर, क्योंकि जानते हो वहाँ सब मकान में दम गुलाबी से पेंटिंग करवा देता है। वहाँ कैसे जाने सर, वहाँ गुलाबी बॉल से मैच हुआ। हाँ, पिंक सिटी बोलते हैं। हाँ, पिंक सिटी बोलते हैं। और जानते हो सब मकान का गुलाबी नजर आता है। वही हुआ था गुलाबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुध से संबंधित अक्षरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक होता है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। स्तूप समझते हैं ना, अच्छा ये मत आपको यहाँ मिल जाएगा स्तूप राजगीर में, राजगीर स्तूप शांति स्तूप का सुने हैं ना, यहाँ राजगीर है ना। सुन लीजिए स्तूप के बारे में, ठीक है ना। मृत्यु को कौन डिनोट करता है, स्तूप को। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी ना, तो उनको है ना बांट दिया गया था उनको, है ना, कितने भागों में, 8 भागों में बांट दिया। और जहाँ जहाँ गया था ना वहाँ स्तूप बना। सुनिए, गौतम बुद्ध के क्षेत्र पर स्तूप बनाया गया है। सांची का स्तूप भारत में सबसे बड़ा स्तूप है। और सांची का स्तूप कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कहाँ है, मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। सांची का स्तूप को अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल कौन है, हाँ, चैत्य है जो बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। जैसे हिंदू का होता है मंदिर, तो उसी तरह से चैत्य बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है। मठ जहाँ विष्णु निवास करते हैं। बिहार शिक्षा के केंद्र को कहते हैं बौद्ध धर्म में, है ना। जैसे हम बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान को बिहार बोला जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग घटना को महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, कौन था, विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त। और अगर गुप्त वंश के संस्थापक बोले तो कौन था, श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त, ठीक है ना। सुनिएगा इसके बारे में, गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। विष्णुगुप्त को भानुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त को आप क्या कहते हैं, भानुगुप्त क्या कहते हैं, भानुगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त, ठीक है ना। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम। कौन थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है ना। और गुप्त वंश के महानतम शासक कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। विशेष स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला गया, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला गया था। समुद्रगुप्त अलग थे, इनको भारत का नेपोलियन कहा गया था। 3 समुद्र का पार कह सकते हैं ना कि जीत लिए थे, बहुत जगह को जीते थे। आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था, किसने, बाबर ने। किसने, बाबर ने। सुनिए सर, बाबर के बारे में सुन लीजिए। अकबर ने दाऊद को हाजीपुर और पटना से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। दाऊद की ऐसा मतलब किसने, एक मिनट आप लोग आंसर नहीं कहेंगे, अकबर। किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया, किसने, अकबर ने, ठीक है ना। अकबर ने किया था। अब आगे मुल्ला दाऊद का विद्रोह 1574 से 76 के बीच में हुआ था। मुल्ला दाऊद का विद्रोह अकबर काल में कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। कहाँ, बिहार में। मिर्जा हकीम का विद्रोह काबुल क्षेत्र में अकबर के काल में हुआ था।
अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। सोच लीजिए, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर को माना जाता है, और चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को माना जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर को माना जाता है, ठीक है ना। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचिंग। हाँ बिल्कुल सही, कोचीन। गोवा से जो पहले राजधानी थी पुर्तगालियों कहाँ थी? कोचीन। अब जरा इसके बारे में सुन लीजिए, कोचीन के बारे में, ठीक है ना। खुसरो और महावत खान का विद्रोह जहांगीर के काल में हुआ था, और राजकुमार अकबर का विद्रोह किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में हुआ था, ठीक है ना। आगे सुनिए कोचीन के बारे में। अकबर के दरबार में, अच्छा, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचीन थी। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा को यूसुफ आदिल शाह से छीन लिया। किससे छीन लिया? यूसुफ आदिल से छीन लिया। पुर्तगाल भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी है। यानी जो भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन है? पुर्तगाल। 1498 को 17 मई 1498 को भारत आया था, ठीक है ना। पुर्तगाल ने अपना प्रथम कारखाना कहाँ खोला? कोचीन में खोला। कहाँ खोला? कोचीन में खोला। अब कोचीन में प्रथम कारखाना 1502 में खोला गया। कब खोला गया था? 1502 में खोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगनी प्रकाश के लैम्डा का परास नैनोमीटर में कितना है? एन है, कितना है बोलिए? 380 से 450। 380 से 450। इसका डिस्कशन सुनिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य 625 से कितना होता है? 740 एनएम। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? तो लाल रंग का होता है, ठीक है ना। और नारंगी रंग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 590 से 625 होता है। गामा किरणें का तरंगदैर्घ्य प्रतिशत कितना है? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसका है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? फिनाला। सबसे कम होता है बैगनी का। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी होता है? क्या होता है बोलिए? हाँ, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। नाम सुने ऑप्टिकल फाइबर का ना? उसके मतलब जनक थे नरेंद्र सिंह कपान, उनका हाल ही में निधन हो गया। नरेंद्र सिंह कपान। ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? पूर्णांतरिक परिवर्तन पर काम करता है। टोटल देखने के लिए, हाँ, टोटल मतलब देखने पर काम करता है। चेक चाप करेगा जैसे देखने के लिए, तो आप पहले दर्पण से कोचिंग का आप पहले पढ़िए। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए क्या उपयोगी? शरीर के अंदर की बात कर रहा है, आप बाहर नहीं देख पाएंगे। क्या हो जाएगा? प्रकाशीय तंतु अंदर, बाहर आता है ना। आप जैसे मान लीजिए आपको सेविंग करना, तो कौन करता है? आफ्टर दर्पण। मान लीजिए रोड पर देखना, कौन मिला? ये जैसे आपका दर्पण का मतलब इसलिए किया जाता है ताकि उसमें जैसे जितना भी उसको बड़ा करता है, हाँ, ये जैसे छोटा करता है, हाँ। इसीलिए जैसे रोगी है, जैसे उसको आंख से जितना प्रॉब्लम है, आंख उसको जैसे देखना है तो उसको दिखाई उसको बड़ा देता है, लेकिन इसको शरीर के अंदर बोला है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु। आइए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात कब होती है? किस तारीख को? 22 दिसंबर को। और सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून को। और सबसे इसीलिए 22 दिसंबर को क्या हो जाता है? 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग होता है। सुन लीजिए, देखिएगा, बोले सुनिएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि दिसंबर यानी 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा में क्या होता है? लंबवत होता है। इसी को क्या बोलते हैं? मकर संक्रांति बोला जाता है। मकर संक्रांति के दिन दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा का लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में। अगर दिन बोलेगा तो 21 जून, ठीक है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब चालू हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। सुन लीजिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण किसानों के साथ नील खेती के लिए तिलकटिया पत्ती संबंधित अनुबंध 1867 में किया गया था। अनुबंध के मुताबिक 1 बीघा के 3 कट्ठा में नील खेती करना
अनिवार्य था। कौन खेती? नील खेती। बोल दिया सचिन कटिया बंदोबस्त, अरे ओकरे तो समाप्त लगाने से बोला है। चल रहा था उस समय जी स्टेट कंपनी आया। सुनिए, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और सबसे पहले प्रथम सत्याग्रह पूछेगा। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ चला गया था? दक्षिण अफ्रीका। भारत में कब चला था? 1917 में चला था। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? पलाश। आप पूछेगा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। सुनिए, पलाश फूल वही जो हम लोग पहाड़िया पर होता है, जो पलाश की बात कर रहा है। बिहार का कुछ ऐसा सर, बिहार का गेंदा। चलिए बढ़े। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? सारस। अरे जो पूरा फेमस हुआ था युवा पर, कौन सी? सारस। सारस तो नाम सुने ना, जो पक्षी था जो पाल लेता। हाँ, छोटा पक्षी था, पाला था। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? वारसिंघा। वारसिंघा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन है? अशोक, है ना। हरियाणा का राजकीय फूल कौन है? कमल। उत्तर प्रदेश का राजकीय चीन मछली और तीर कमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों का मिल कहाँ खोली गई थी? कानपुर में। कहाँ? कानपुर में। ठीक है ना, कानपुर में ऊनी का मिल खुला था। सुनिए, भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल कहाँ खुली थी? कानपुर में। 1870 में कानपुर में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल खोली गई। ठीक है ना, 1870 में। कब? 1870 में। भारत में ऊनी उद्योग वास्तविक रूप से 1950 ईस्वी के बाद में ही शुरू हुआ। कब? 1950 के बाद ही शुरुआत हुई। भारत में ऊनी वस्त्र के प्रमुख केंद्र लुधियाना, जालंधर, मिर्जापुर, आगरा, श्रीनगर आदि हैं। ऊन क्या होता है? रेशेदार प्रोटीन होता है। अरे वो भी प्रोटीन होता है। आप ऊना का जलाइए जैसे कितना दुर्गंध देगा। हम लोग को मालूम होता है ना, अरे उन लोग के भी तो वाले ना है, लेकिन हम लोग का बात थोड़ा सा हार्ड होता है। और अरे जो आपका वेरिएशन होता है वो मुलायम होता है, इसका थोड़ा सा हम लोग जलाएंगे तो दुर्गंध वही देगा हम लोग को जैसा है। सुनिए, भारत में ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कौन है? लुधियाना, जालंधर, मिर्जापुर, आगरा, श्रीनगर, है ना। मेरिनो भेड़ किसके लिए फेमस है? ऊन के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? ऊन के लिए फेमस है। ठीक है, अंगोरा किसे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। अंगोरा ऊन किसे प्राप्त होता है? खरगोश से प्राप्त होता है। पश्मीना बकरियों से भी ऊन प्राप्त किया जाता है। पश्मीना बकरियों से भी ऊन प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रेशम की कितनी मुख्य किस्में हैं? 4। प्राकृतिक रेशम कितनी मुख्य किस्में हैं? तो 4 है। सुन लीजिएगा, प्राकृतिक रेशम की मुख्य किस्में 4 हैं। रेशम के 4 किस्म का नाम है शहतूत, एरी, तसर और मूंगा। भारत में 4 प्रकार का रेशम पाया जाता है। कितना प्रकार का? 4। रेशम का जन्म भूमि किसे माना जाता है? चीन को माना जाता है। रेशम का जो मतलब कह सकते हैं ना कि रेशम का जननी कौन है? तो चीन है। रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन है? चीन। कौन है? चीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग कहाँ पर है? अमृतसर में। वही याद कीजिए 13 अप्रैल 1919 वाला घटना। ठीक है ना, जालियांवाला बाग जाला नाम के सरदार पे था, जो अब राष्ट्रीय शहीद स्मारक है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल ओडायर ने जनसभा में गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे। ये तो सरकारी रिपोर्ट था, हमारा था बहुत ज्यादा। हमने सरकारी रिपोर्ट के अनुसार सरकारी रिपोर्ट में 379 व्यक्तियों के मरने की पुष्टि हुई। हंटर आयोग जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए गठित किया गया था। हंटर आयोग किसके लिए? जालियांवाला हत्याकांड के लिए। कांग्रेस ने इस पर मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में समिति बनाई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति कौन है? बोलिए कौन है? इरुला। कौन है? इरुला। इरुला तमिलनाडु में पाई जाने वाली जनजाति का नाम है। ठीक है ना, तमिलनाडु में टोडा, कुरुम्बा, बरागा आदि जनजाति भी पाई जाती है। केरल में
इरुल्ला, कुरुम्बा, करार, कुलियान आदि जनजाति पाया जाता है। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? भील है। कौन है? भील। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत पर। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पर्वत पर पाई जाती है। कौन? टोडा जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। जारवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? अंडमान में पाई जाती है जारवा जनजाति। ठीक है, सुनिएगा, जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाती है। निकोबार में सेंटी जनजाति पाई जाती है। ठीक है ना। भारत में लगभग 550 जनजातियां पाई जाती है। कितना? 550 जनजातियां पाई जाती है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति प्रतिशत कहाँ है? मिजोरम में। लक्षद्वीप में सर्वाधिक जनजाति प्रतिशत निवास करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनजाति कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम क्या था? क्या नाम था? हंगुल नाम था। क्या था नाम? हंगुल। ठीक है ना। सुनिएगा, हंगुल के बारे में सुन लीजिए। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण का नाम क्या है? हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में चालू हुआ था। प्रोजेक्ट हंगुल 1970 में चालू हुआ था। हंगुल क्या है? एक कस्तूरी मृग है। क्या है? कस्तूरी मृग है। दाची ग्राम अभयारण्य में हंगुल को संरक्षित किया गया है ना। 21 से 24 नवंबर 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में प्रथम बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ था। प्रथम बाघ बचाओ सम्मेलन हुआ था। 1972 में भारत में सर्वप्रथम बाघ की गणना हुई थी। अच्छा, बता सकते हैं वर्तमान में भारत में कितने बाघ हैं? बोलिए। 3167 को बाघ है। कितना है? 3167 बाघ है। और टाइगर डे, बोलिए टाइगर डे कब मनाया था? 29 जुलाई। नोट कर लीजिए, टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई। हाँ, 29 जुलाई को। ठीक है ना। एक बात और लिख लीजिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था? 1992 में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है ना। हाँ, 1992 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग आरंभ कब हुआ था? हाँ, यस, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है ना। नीति आयोग जो प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ था 1 जनवरी 2015 को। इसका पहले नाम क्या था? योजना आयोग। देखिए, इससे पहले नीति आयोग से पहले है, इसका नाम क्या था? योजना आयोग। अच्छा, बता सकते हैं योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था योजना आयोग का गठन। ठीक है ना। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है ना। अब जो प्रधानमंत्री रहेंगे वही हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, बता सकते हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी। नोट कीजिए, के सुमन बेरी। के सुमन बेरी है ना। और सीईओ कौन है? सीईओ है सीईओ BVR सुब्रमण्यम। कौन है? BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। पवनार आश्रम के संस्थापक कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के जनक थे। भूदान आंदोलन के जनक कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे के गुरु महात्मा गांधी थे। कौन थे? विनोबा भावे गुरु का नाम क्या था? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? MG रानाडे। देखिए सुनिएगा, विनोबा भावे के गुरु का नाम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम MG रानाडे। ठीक है ना। आप लोग अन्ना हजारे का नाम सुन किए होंगे। ठीक है ना। अन्ना हजारे गांधी चिंतक हैं, गांधीवादी चिंतक हैं। हाँ हाँ, वही जंतर मंतर पर हमेशा पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है? कौन है? उर्दू। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा कौन है? उर्दू। जापान की संसद क्या कहलाती है? डायट। जापान की संसद क्या कहलाती है? डायट। सुन लीजिए जापान की। अब थोड़ा सा जम्मू कश्मीर के बारे में सुन लीजिए। जम्मू कश्मीर की शासकीय भाषा क्या है? उर्दू। डोंगरी। डोंगरी भी जम्मू कश्मीर की भाषा है। डोंगरी। यस यस, डोंगरी।
है ना, लग रहा होगा डोंगरी वहीं के ना है, उसे आप मार दिए होंगे। बिहार की दूसरी राष्ट्रीय भाषा कौन है? उर्दू, है ना। आंध्र प्रदेश की दूसरी राष्ट्रीय भाषा कौन है? उर्दू। संविधान की धारा 343 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा कौन है? हिंदी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता था? 14 सितंबर। और 20वीं हिंदी दिवस, 20वीं हिंदी दिवस पूछेगा तो बोलिएगा 10 जनवरी। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। सब कितना कहाँ का प्रोग्राम रखा था हिंदी दिवस के, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत रियाल किस देश की मुद्रा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब राजधानी रियाद, और करेंसी का नाम क्या है? रियाल, ठीक है ना। चलिए सुनिएगा रियाद के बारे में। देखिए और बहुत सारा देश है, जैसे देखिए पाकिस्तान का क्या नाम है? करेंसी रुपया। अरे वहाँ पाकिस्तानी रुपया चलता है। हाँ, चिली, चिली की करेंसी का नाम पीसो। चिली की करेंसी का नाम क्या है? पीसो, है ना। कौन क्या नाम है? पीसो। केन्या के करेंसी का नाम सीलिंग, केन्या के सीलिंग, ठीक है ना। और घाना के केडी, घाना के केडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है? नीला। ये तो सब जानते हैं, नीला। कभी कभी ऑप्शन में जानते हैं देता है कौन देता है? हाँ, गहरा नीला देता है, गहरा नीला जानते हैं। एक बार दे दिया था नीला, और एक ऑप्शन में दिया था गहरा नीला। ऑप्शन में कौन सही किया? गहरा नीला, ठीक है ना। चलते हैं। नीले तो बोला तो ना, एगो वैसा में दिया था गहरा नीला करके, एगो नीला दे दिया, गहरा नीला दे दिया था तो हम सम्मान सर दिया था गहरा नीला, समझे ना। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? हाँ, कौन किया था? अरविंद घोष। वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? अरविंद घोष। सुन लीजिए, इसका लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। हाँ, नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी। अरे वंदे मातरम है, राष्ट्रगान थोड़ी है, राष्ट्रगान रहा था ना। चलिए हम बोलते हैं, सुनिए। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद अरविंद घोष किए थे। वंदे मातरम सर्वप्रथम 1882 में आनंद मठ से उपन्यास से प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम को पहली बार कब गाया था? 1896 में। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी थे, ठीक है ना। चलिए आगे सुनिएगा, किस अधिवेशन के अध्यक्षता, इस अधिवेशन का अध्यक्षता कौन के थे? रहीमतुल्ला सयानी। और वो कौन अधिवेशन चल रहा था? कौन बोलिए? नहीं, कौन अधिवेशन? कोलकाता अधिवेशन चल रहा था। देखिए पूछेगा कि पहली बार वंदे मातरम और पहली बार जनगण मन किस अधिवेशन में गावल गया था? दोनों कोलकाता में गावल गया था। एक 1896 में और एक का 1911 में। 1911 में गावल गया था, ठीक है। नहीं, आनंद, हाँ, राष्ट्रगान आनंदमय। और उस समय अध्यक्ष कौन थे? बिशन नारायण धर। नहीं, वंदे मातरम था जो आनंद मठ से लिया गया है, और राष्ट्रगान के लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है। चलिए बताइए, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना पड़ा था? 65 सेकंड। और राष्ट्रगान को गाने में 52 सेकंड। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा, एक चैत्र प्रायः पड़ता है किस दिन को? किस तारीख को? 22 मार्च को। आप कॉमन सेंस लगाइए, होली के बाद ना चैत्र चालू होता है। अगर जो दिमाग लगा के मारेगा ना तो सही हो सकता है। एक ही जगह भटकेगा, अप्रैल में भटकेगा तो लेकिन अप्रैल में कहीं होली आता जल्दी? मार्च तक तो होली की पट ही जाता है। 22 तक खत्म हो जाता है। हाँ, एकदम मार्च महीने में होली रहता है हर साल। 15 से कितना दिमाग लगाए हो? अप्रैल मार्च तक समझ रहे थे ना आप? हमारे सोच रहे होंगे होली खत्म होगा, मार्च में की बात समझ रहे हैं आप? सोच रहे होंगे कि मार्च में होली खत्म होगा, अप्रैल में स्टार्ट हो जाता है। होली खत्म हो गया, ठीक है, फागुन खत्म हो जाता है लास्ट में, तो फिर उसी के साथ चला ना। लेकिन उनको मालूम चला ना कि मार्च में पूरा मार्च रहेगा होली। हाँ, कॉमन सेशन में लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें समझाना क्या है, हिंदी महीने तो आपको सब जानते हैं, फिर भी बोल देते हैं। राष्ट्रीय पंचांग का पहला महीना कौन होता है? चैत। और अंतिम महीना फागुन होता है ना। राष्ट्रीय पंचांग कब से लागू किया गया था? 1957 से। इसको नोट कर लीजिए,
1957 से राष्ट्रीय पंचांग लागू किया था, ठीक है ना, राष्ट्रीय पंचांग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ सुनिएगा, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से, ठीक है ना। चलिए मुंडकोपनिषद सत्य, अच्छा सत्यमेव जयते का हिंदी अर्थ बता सकते हैं? सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है, ठीक है। सुनिएगा, सत्य, हाँ सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते, ठीक है ना। उपनिषद दर्शन विषय से संबंधित, उपनिषद किससे संबंधित है? दर्शन से। और उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? मनु के द्वारा। मनुस्मृति किसके द्वारा लिखी गई है? मनु के द्वारा। मनु भारत के प्रथम स्मृतिकार थे। कौन थे? मनु भारत के प्रथम स्मृतिकार थे। मनु पुष्पित्र शुंग के दरबार में रहते थे। अच्छा रामायण कौन लिखा है? महाभारत, हाँ महाभारत के लेखक वेद व्यास और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ सुनिएगा, 2016 में गतिमान एक्सप्रेस का आजमाइश यात्रा दिल्ली और इस शहर के मध्य है। कहाँ? हाँ कहाँ? आगरा। दिल्ली से आगरा। किसका उपनाम दाभोल है? हाँ किसका? राहुल द्रविड़ का नाम क्या है? दाभोल। उपनाम है, उपनाम है, ठीक है ना। जैसे में मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर को। ढींग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? मास्टर ब्लास्टर मारने में फास्टली था, इसको नाम उसी पर पड़ गया। लेकिन द बॉल कहने का मतलब राहुल द्रविड़ क्या बॉल ज्यादा फेंकता है? नहीं राहुल द्रविड़ पहले नहीं बोल चाहते हैं, कपिल देव मारे बॉलिंग बैटिंग दोनों। सुनिएगा इधर बात सुन लीजिए पहले, सुनिएगा। राहुल द्रविड़ का उपनाम दाभोल है। राहुल द्रविड़ को दीवार उपनाम क्रिकेट खेल के संदर्भ में दिया गया है। MS धोनी को माही बोलते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर को जाना जाता है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को कहा जाता है। रावलपिंडी एक्सप्रेस सोए अख्तर को कहा जाता है। इंडियन एक्सप्रेस लिंडर एक्सप्रेस को जाना जाता है। हम वही तो बोल रहे हैं, जो घूमने के नाम से रखा गया है, उन्हीं के नाम पर। सर बॉलिंग करता है कपिल देव, बैटिंग नहीं करता। अच्छा इसीलिए मारने का फिर देखो। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बिल्कुल सही, कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न। कहाँ है? बर्न, ठीक है। तो सुनिएगा, रेड क्रॉस के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में, ठीक है ना। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। अरे स्विट्जरलैंड नहीं ना है, जेनेवा है ना। स्विट्जरलैंड का एक शहर का नाम है। जैसे देखिए, अरे आप बात को नहीं समझ रहे हैं। स्विट्जरलैंड का एक शहर का नाम कौन है? जेनेवा। एग्जाम में आवेगा कि स्विट्जरलैंड का रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन में जेनेवा ना दिया तो कहाँ मारिएगा? स्विट्जरलैंड। अगर स्विट्जरलैंड ना दिया तो कहाँ मारिएगा? जेनेवा। समझे बात को? चलिए आगे। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनांट ने किया था। कौन किया था? हेनरी ड्यूनांट ने किया था, ठीक है ना। रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनांट ने किया था। शांति का नोबेल 1917 में, 1944 में, 1963 में 3 बार मिला था। 1917 में, 1944 में, 1963 में रेड क्रॉस को मिला था शांति का नोबेल, ठीक है ना। शांति का नोबेल मिला था। अच्छा बता सकते हैं ये हाल ही में किसको मिला है शांति का नोबेल? है ना, जो ईरान के रहने वाली है नरगिस। यस, नरगिस को मिला है। ईरान में शांति, ईरान के रहने वाली शांति के लिए मिला है। शांति का नोबेल नरगिस को मिला है, ठीक है ना। आगे अगला क्वेश्चन सुनिएगा। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक थे कौन? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक थे। सुनिए, हाँ आनंद मठ के आगे तो पढ़ना पड़ेगा ना।
सुनिए, आनंद मठ में सर्वप्रथम वंदे मातरम इसी से लिया गया है। द ओडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक कौन है? द ओडेसिटी ऑफ होप के लेखक कौन है? ओबामा। बराक ओबामा का नाम सुने होंगे। कौन? बराक ओबामा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति। हाँ, बराक ओबामा। अब समय का वर्णन करते हुए एडी का क्या मतलब होता है? इसमें तो लोग कंफ्यूज को मैंने क्या उनको एनो डोमनी, एगो बीसी होता है बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले। अभी एडी चल रहा है बीसी, अभी बीसी। अच्छा हाल है अभी एडी चल रहा है। बीसी तो पहले ना, ईसा मसीह के पहले को बीसी बोलते थे, अभी वाला के एडी बोलते हैं। शहीद दिवस मनाया जाता है 30 जनवरी को। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। अब जानते हैं कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो गई थी, नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिए थे, ठीक है ना। और बताइए 29 जून को बताइएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून, ठीक है ना। और 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने मोबाइल फोन का न पहुंच पाने, एक्सेस खोने पर एरर आता है, क्या बोलता है? क्या बोलते हैं? यस। देखिए फोबिया मैंने क्या होता है? डर। कोई भी चीज का डर होता है उसको बोलते हैं फोबिया, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया, अब जैसे मोबाइल है, आपको सोच रहे ना हम मोबाइल भुला जाएगा तो नोमोफोबिया हो जाएगा आपको। मोबाइल का मैंने हमेशा जेने में जेने जाएगा वहीं लेके चलेगा, नोमोफोबिया। डर लगता रहेगा, भुला ना जाए, नोमोफोबिया। हाँ, हर तरह से जैसे आप लोग सुने होंगे हाइड्रोफोबिया का नाम सुने हैं? कुत्ता काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, चलो हो जाएगा ना, और पानी से डर लगेगा। कुत्ता के अगर मान लीजिए कुत्ता है ना, कोई बड़ा कुत्ता पानी छीट दीजिए, तुरंत भाग लगेगा कुत्ता, और से डरता कुत्ता। जब पानी कुत्ता रहेगा ना, पानी की चोट में छीट देखिए भाग लगेगा, मार कुछ हो जाएगा। हाँ, डरेगा उससे, डर लगेगा उससे। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित सर्वप्रथम चलचित्र कौन था? कौन है? पाथे पंचाली, ठीक है ना। पाथे पंचाली पहला था, ठीक है ना। और सत्यजीत रे को 1992 में ऑस्कर मिला था। और देखिए मिल गया बड़ा, अरे कुछ के दादा साहब फाल्के मिला, किनको मिला? इस साल मिला वहीदा रहमान को। चांदनी के चांद हो या कुछ याद आया? गन्वा का नाम ना सुने हैं? चांदनी, अरे चांदनी के चांद हो या ये गन्वा बीमा बहुत पुराना हीरोनी है वो। वहीदा रहमान को दादा साहब फाल्के प्राइज मिल चुका है, कल ही तो दिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। नहीं देख लीजिए, ठीक है। हाँ, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? कोलकाता में है भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय, है ना। सुनिए, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बैरकपुर में। कहाँ है? बैरकपुर में है, ठीक है ना। केंद्रीय कांच तथा मृतिका अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। अब भारतीय रासायनिक जैविक अनुसंधान कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। चलिए, पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लेखक है पंचतंत्र का। पंचतंत्र बाइबल के बाद सबसे अधिक भाषा में अनुवादित पुस्तक है, ठीक है ना। अच्छा, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? यस, चाणक्य बोलिए, कौटिल्य बोलिए, विष्णुगुप्त बोलिए, केतुगुप्त, इतना सारा नाम है, ठीक है ना। आगे सुनिएगा, आयुर्वेद के ज्ञान के रूप में कौन प्रसिद्ध थे? धन्वंतरी। आईपीएल कब से चालू हुआ था? यस, 2008। और पहली बार एक और जीता था कौन? राजस्थान रॉयल्स। अब तो बात कर कहियो जी का सर, डेक्कन चार्जर आईपीएल की बात कर रहे हैं। हाँ, डेक्कन चार्जर उसी को बोलते हैं। अच्छा हाँ, तो हम तो इसीलिए पूरा राज्य का नाम बता रहे हैं। पहली बार वो जीता था राजस्थान रॉयल्स, उसके बाद कहीं वो नहीं जीता। एक ऐसे स्थिति खराब हो ना, अभी तक नहीं बेचारा जीता। आज से भी कहते हैं खत्म नहीं होता। हाँ, सही बोल रहे हैं, दिल्ली डेटाबेस के खत्म नहीं होता। लाइब्रेरी द्वारा भाषा के जरिए गठन पर क्या मिलता है? मैसीए अम्ल और ग्लिसरॉल। मैसीए अम्ल और ग्लिसरॉल मिलता है। अच्छा, भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? 5.5 घंटा आगे है। देख ग्रीनविच कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है ना। GMT जिसको बोलते हैं, तो हाँ वहीं से मापा जाता है 00 GMT। हम लोग को भारत में कहाँ से गुजरता है? हाँ, नैनी उत्तर प्रदेश। नैनी उत्तर प्रदेश। प्रयागराज नाम सुने ना? पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद में जगह है नैनी,
तब इलाहाबाद का नया नाम हो गया प्रयागराज। प्रयागराज तो बोलिएगा, प्रयागराज के नैनी से गुजरता है। दुनिया का सबसे बड़ा दलाल स्थान कहाँ है? कहाँ? यस यस, दलदल इसको बोलते हैं। कहाँ है? याद रखिए, एशिया में है। विश्व का सबसे बड़ा दलाल गीला स्थान प्रीपेड दलदल है जो कहाँ है? साइबेरिया में है। आर्द्र भूमि का जो समझौता हुआ था कब? 1971 में। आर्द्र भूमि दिवस कब मनाता है? 2 फरवरी को, बेटलैंड डे। 2 फरवरी को बेटलैंड डे मनाया जाता है। 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? बेटलैंड डे मनाते हैं। 2 फरवरी को बेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसो, हाँ आइसोबात। आइसोबात क्या बोलते हैं? जो समान गहराइयों को जोड़ेगा उसे क्या बोलते हैं? आइसोबात बोलते हैं। आइसोबात, समान गहराइयों को आइसोबात कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा और सुन लीजिएगा, और भी कुछ है, सुनिए। समान गहराइयों का आइसोबात और आइसोगोनल होता है। लिखिए, चुंबकीय झुकाव को समान, चुंबकीय झुकाव को समान दर्शाने वालों क्या कहते हैं? आइसोगोनल कहते हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए, आइसोहेलाइन, समुद्री जल में खारेपन की मात्रा, समुद्री जल में खारेपन की समान मात्रा प्रदर्शित करने वाली रेखा क्या कहते हैं? आइसोहेलाइन। अब आइए, आइसोहेल, सूर्य ताप की समान अवधि वाले स्थान को क्या कहते हैं? आइसोहेल कहते हैं। आइसोनेट, मेगा क्षमता के तमाम क्षेत्रों में मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है? आइसोनेट। वर्षा के समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं? आइसोहैट कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यह एक ठंडी और शुष्क वायु है। कौन? बोरा। बोरा क्या है? एक ठंडी और शुष्क वायु है। एड्रियाटिक तट पर बोरा ठंडी हवा चलती है। कहाँ चलती है? एड्रियाटिक तट पर। कौन चलती है हवा? बोरा। टॉर्नेडो अल्पकालिक भयंकर तूफान है जिसकी गति 325 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टॉर्नेडो आप सुनेंगे आप लोग। हरिकेन्स अटलांटिक महासागर में उठने वाली तथा पश्चिमी द्वीप समूह के चारों ओर चलने वाली भयंकर चक्रवाती तूफान है। शामल इराक तथा भारत की खाड़ी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। सांता आना दक्षिणी कैलिफोर्निया के सांता आना घाटी में चलने वाली गर्म एवं शुष्क धूली भरी आंधी है। सिराको अरब रेगिस्तान से चलने वाली बहने वाली गर्म शुष्क हवा है। कौन? सिराको। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिएगा। अगला, वह नदी जो दिल्ली में बहती है? अच्छा, यमुना। कौन फंसे होंगे? सुनिए, यमुना। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक लंबी नदी? यमुना। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी? यमुना। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, लेकिन चौड़ाई में सबसे बड़ी नदी कौन है भारत में? चौड़ाई में बोलेगा तो कौन हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। लंबाई में कौन हो जाएगा? गंगा। गंगा की लंबाई 25 मीटर है। किलोमीटर मत बोल दीजिएगा। 25 मीटर है, किलोमीटर है, मीटर ना, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है, लुधियाना किस नदी किनारे है? सतलज नदी किनारे। लुधियाना सतलज नदी किनारे है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती नदी किसमें गिरती है? किसमें? बंगाल की खाड़ी में। नदी का एक उथला विस्तार जो नाव पर गाड़ी से पार किया जा सकता कहलाता है। क्या कहलाता है? रीफ कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड। सुनिएगा, ठीक है, ग्रीनलैंड के बारे में सुन लीजिए। ग्रीनलैंड का विस्तार 21,75,000 वर्ग किलोमीटर में है। सुनिए, बोर्नियो द्वीप हिंद महासागर में, बोर्नियो द्वीप कहाँ है? हिंद महासागर में। होंसू द्वीप का विस्तार सोचिए 2,27,092 वर्ग किलोमीटर में है। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर में। क्यूबा द्वीप कहाँ है? कैरेबियन सागर में। क्यूबा द्वीप कहाँ है? कैरेबियन सागर में है क्यूबा द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संग्रहित फल है। कौन संग्रहित फल है? बोलिए कौन हो? स्ट्रॉबेरी। कौन है? स्ट्रॉबेरी।
बज शहर कहाँ है? बज शहर कहाँ, बोलिए? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया के ऑस्ट्रेलिया में? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया में। बज शहर कहाँ है? ऑस्ट्रिया में बज शहर। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, है ना? चलिए, एक कार का पहिया जो सड़क पर चल रहा है इस तरह से रोलिंग करेगा तो सबसे पहले कौन सी भार लगेगा? हाँ, स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण बोलते हैं जो एकदम खड़ा रहेगा उसको स्थैतिक घर्षण बोलते हैं। अच्छा, हम लोग देखते हैं कोई सिलेंडर लाते हैं तो हम लोग कौन घर्षण यूज करते हैं? रोलिंग का। ढकेलते ढकेलते लाते हैं, ठीक है ना? ढकेलना आसान होता है, स्थैतिक स्थिर है, इसको ढकेलिए आपको ज्यादा भार पड़ेगा, लेकिन लुढ़काना आसान होता है, ठीक है ना? स्थैतिक घर्षण के बाद कौन आ जाएगा? हाँ, काइनेटिक घर्षण। और सबसे आसान कौन होता है? काइनेटिक घर्षण मतलब गति। गति ढकेल के, जैसे आप खड़े हो, ढकेले जाइए बेंच पे, एकदम ऐसे हम घसीट के ले जाइए। और रोलिंग समझते हैं? रोलिंग कैसे? रेलिंग का मतलब ढकेले, बोले बोले, जैसे गैस रख के कैसे मार चल जाते हैं, घर में गैस रहता है, उठा के ले जाते हैं, कोई नहीं, घर ढकेल चले के चले जाएगा, है ना? अगर साइकिल लेके गए तो साइकिल पर लाद के लाता है ना, तो हर रास्ता स्थिति। हाँ, चलिए अगला, ध्वनि की गति भी और माध्यम के नाम पे म्यू हो तो मध्य हो तो रिश्ता क्या होता है? बोलिए क्या हो जाएगा? ये समानुपाती 1/। हाँ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ? तलवाड़ी में। सोचिए सिख धर्म कितना इंपॉर्टेंट है, तो पूछिए ना, सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह, और सिख गुरु नानक का 5वां गुरु है। अब देखिए दोनों पूछ दिया, सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है सिख धर्म। एक ही दिन, यानी एक ही दिन के इनाम में दो पूछ दिया। चलिए, अब गुरु नानक पर जान लेते हैं। इनका जन्म 1469 में हुआ था। कहाँ? तलवंडी में। 1469 में तलवंडी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है ना? गुरु नानक का जन्म स्थान नानकाना साहिब कहलाता है। अब गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? 1539 में इनकी मृत्यु हुई। 1539 में गुरु नानक ने संगत और पंगत को महत्व दिया था। संगत और पंगत को महत्व दिया था। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार कौन किया था? गुरु अंगद ने किया था। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को स्थायी कर दिया था। गुरु अंगद ने लंगर व्यवस्था को कर दिया था, अस्थायी में सकते हैं ना, परमानेंट कर दिया था, निदान हमेशा चलेगा, इसको बंद नहीं किया जाएगा, ठीक है? चलिए आगे। अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकालकर कहाँ भेज दिया? रंगून। बेचारा कौन ही मर जाता है रंगून में। अरे हाँ, और एक का नाम था ना, ठीक है? आइए, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? कौन? जॉन निकोलसन ने। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के लेखक हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया? जॉन निकोलसन। अंग्रेजों के भारत में राजकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? माउंटबेटन। आखिर से पूछा, अरे फिर अंतिम तो यही थे ना। अब भारतीय बोलेगा तो कौन हो जाएगा? चक्रवर्ती गोपालाचार्य, बिल्कुल सही। एक लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता के लिए सत्य कौन? हाँ, सबसे क्या होता है? अधिक होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता है? उसकी आवृत्ति में परिवर्तन। हाँ, उसकी आवृत्ति में हाँ, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है। उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है? चलिए आगे सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है। 93 क्वेश्चन। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम प्रयोग करता है कौन चीज? अगर किसी व्यक्ति को भूख लग जाए तो सबसे पहले कौन सी प्रयोग करेगा कि उसको तुरंत एनर्जी मिलेगा, ठीक है ना? ये क्वेश्चन है। हाँ, 93 ग्लूकोज, जिसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। अगर देखते हैं, अगर कोई दौड़ने वाला व्यक्ति रहेगा ना, सबसे पहले जानते किसको यूज करेगा? ग्लूकोज के, और दौड़ेगा पी के। सर 89 बताइए पहले। 83। हाँ, चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? कितने? 2। चक्रण क्वांटम संख्या कितने मान संभव है? 2। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MaPO4 है, इस क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? हाँ, MCl2, ठीक है ना? अब देखिए, इसको तो बनाना पड़ेगा। इसमें क्या कर सकते हैं? हाइड्रोजन बम कितने होता है? आपके संलयन
अच्छा सूर्य भगवान तो काम करते हैं आपके सलाइन पर काम करता है, ठीक है ना। इसका ऑक्सीजन देखिए चलते हैं आगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है भूख लगने पर 89 बताइए पहले से। 89 आपको इसमें करना क्या है? कौन अभी क्लियर किया? ये भी क्रिया नहीं बता रहा है, ये क्रिया अलग चीज नहीं है। हाँ ये अलग है कुछ। आइए यह एक प्रोटीन नहीं है, कोई प्रोटीन नहीं है। कोलेजन, रेशम, इलास्टिन, लिपोसाइट, कौन प्रोटीन नहीं है? लिपोसाइट, अरे वही है श्वेत जैसे रक्त का जो प्रकार होता है वही लिपोसाइट होता है। यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, कौन नहीं उपस्थित होता है? कॉपर थोड़ी रहता है। हाँ अब देखिए हम लोग जो कह रहे हैं कि रुधिर में कौन कौन नहीं होता है, कॉपर नहीं होता लेकिन सोडियम रहता है, कैल्शियम रहता है, मैग्नीशियम रहता है। इसकी पोषण विधि हेलोफाइटिक है, किसकी? यूग्लिना, कौन? यूग्लिना। यह स्टेरॉइड्स को स्रावित करता है, कौन? अग्नाशय क्या स्रावित करता है? हाँ और इसी से इंसुलिन स्रावित होता है, और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायबिटीज, जिसको मधुमेह भी बोलते हैं, और मधुमेह को और बोलते हैं चिनिया रोग बोलते हैं। चिनिया रोग में जानते क्या होता है? जो भी कुछ कहेगा यूरिन करेगा ना उसको है ना अगल बगल में चीटी लग जाएगा, शर्करा की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है। और मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, मधुमेह दिवस, ठीक है। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय से। कहाँ से? अग्नाशय से। चलिए अगला क्वेश्चन है यस क्वेश्चन नंबर 98 ना। हाँ यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है, कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। इसी को पावर हाउस कहते हैं, क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। ऊर्जा गृह विषाणु में होता है क्या? नहीं आरएनए होता है। हाँ विषाणु में ना तो आरएनए होता है और ना डीएनए होता है। आरएनए का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसमें दो लोग हैं सर, आरएनए से डीएनए में दोनों हैं। नहीं ना तो आरएनए होता है ना तो डीएनए होता है। हाँ कोई ना होता है। विषाणु ऐसा चीज है ना, अगर सजीव पर चल जाएगा तो वो सजीव जैसा काम करने लगेगा, कहने का मतलब वो मरेगा नहीं। और निर्जीव पर चल जाएगा छोड़ दीजिए। कोरोना के समय में कोरोना क्या था? एक वायरस था। मोदी जी क्या बोले थे कि 14 दिन रुक जाइए, छोड़ दीजिए, हम जहाँ जहाँ रहिए, ठीक है ना। फिर 21 दिन किए, कहने का मतलब कि जहाँ पर मान लीजिए कोरोना के कोरोना विषाणु यहाँ पर है तो यहीं रह जाएगा ना, कुछ दिन तो मर जाएगा। लेकिन जैसे आप यहाँ पर आ गए और उसमें टच हो गए तो आप में बैठ जाएगा। अब तो सजीव है, आप सजीव में तो बढ़ जाएगा, जान उसको मिलेगा, जान मिलेगा तो बढ़ जाएगा। और विषाणु के तो काम करेगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन है हाँ एक पायस में प्रक्षेपित कणों का आकार, ठीक है इसे देखिएगा, ठीक है। हाँ चलिए खत्म हो गया। चलिए फिर रीजनिंग का सॉल्यूशन क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले यही वाला कीजिए।